नमस्कार साथियों, वेलकम टू नानक क्लासेज। नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी कक्षा रहेगी बीएसटीसी एग्जाम के लिए हिंदी की कक्षा। बीएसटीसी का एग्जाम है आपका 28 अगस्त को। 28 अगस्त को जो परीक्षा होने जा रही है उसमें आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे 30, और एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का। तो 30 × 3 आपके 90 नंबर की क्या पूछी जाएगी, हिंदी। और इन्हीं नंबरों को आधार मानते हुए अपने क्वेश्चन लेकर आए हैं हिंदी के। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप। प और फ का उच्चारण स्थान। आपका पहला ही टॉपिक होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार का प्रश्न है, प और फ का उच्चारण स्थान है। बताइए, प और फ का उच्चारण स्थान आपको सारे व्यंजनों के याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले उच्चारण स्थान कंठ है, फिर तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य। दिख जाएगा। उसके बाद मूर्धन्य, फिर दंत्य और ओष्ठ्य। अब ये अपने उच्चारण है, स्थान है। इनमें देखो कंठे कौन से होते हैं। अपना जो पूरा क वर्ग है, पूरा क वर्ग किस में जाएगा, कंठे में। अब क वर्ग में 500 में से कोई सा भी पूछ ले, कंठे में होगा। क वर्ग के बाद देखो यहाँ तलव्य है, यहाँ च वर्ग आ जाएगा। च वर्ग पूरा किस में जाएगा, तलव्य में। आगे देखो मूर्धन्य है, त वर्ग पूरा किस में जाएगा, मूर्धन्य में। और त वर्ग पूरा किस में जाएगा, दंत्य में। और प वर्ग पूरा जाएगा ओष्ठ्य में। ये देखो कितना आसान है। वर्गीकरण को सीधा घुमाना है अपने, कुछ नहीं करना। कंठ्य में क वर्ग, तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत्य में त वर्ग और ओष्ठ्य में प वर्ग। अब देखो पीछे बच गए य र ल व। देखो यहां से कंठ्य को छोड़ो, य र ल और व, ये लीजिए। ये रे ले वे का पूछे, ये तलव्य रे मूर्धन्य, दंत्य में आएगा ले और ओष्ठ्य में व। उसके बाद देखिए स बचे हैं तीनों, ये लीजिए। और है आएगा कंठे में। अब आपसे कोई सा भी वर्गीकरण पूछे, आप इसके आधार पर निकाल सकते हो। इसने पूछा है प और फ का, यानी प वर्ग। प वर्ग देखो किस में जाएगा, ओष्ठ्य में। इसका सही उत्तर होगा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। स्वर से प्रश्न है भी, किस क्रम में विव्रत स्वर है, किस क्रम में विव्रत स्वर है। मुख आकृति के आधार पर स्वरों स्वरों के प्रकार बंटे हुए हैं 4। विव्रत, अर्ध विव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। विव्रत पूछा है, विव्रत स्वर एक ही होता है, ये रहा विव्रत। अब आप ध्यान रखना विव्रत कौन से होते हैं। विव्रत पूछे तो अर्ध विव्रत का भी ध्यान रखना। अर्ध विव्रत में ये 3 होते हैं। संवृत का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, संवृत का भी पूछ लिया जाता है। संवृत में ये 5 होते हैं। उसके बाद अर्ध संवृत का भी ध्यान रखना, अर्ध संवृत। अब पीछे देखो कितने बचे हैं, पीछे बचा है ए छोटा और ओ छोटा, बस इतना सही स्वरों का वर्गीकरण है। आपसे पूछा है विव्रत, तो विव्रत एक ही होता है। हाँ, बहुत आसान सा प्रश्न है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। अल्प प्राण वर्ण पूछा है आपसे, अल्प प्राण। देखो अल्प प्राण दो स्थितियां होती है, एक अल्प प्राण और दूसरी महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए इसने आपसे पूछा है अल्प प्राण कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कहलाता है अल्प प्राण।
दूसरा चौथा कहलाता है महाप्राण। आपसे पूछा है अलप प्राण, देखो क पहला है, क तीसरा है, तो पहला तीसरा किस में आएगा? अलप प्राण में। ये देखो दूसरा है, चौथा है, महाप्राण हो जाएगा ये। वह दूसरा है, चौथा है, ये भी महाप्राण हो जाएगा। ये देखो दूसरा है, दूसरा है, ये भी महाप्राण हो जाए। बहुत आसान से। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा होगा अल्प प्राण। तो देखो पहला और तीसरा आपको मिल रहा है पहले ही ऑप्शन में। किस क्रम में सपर्श संघर्षी व्यंजन है? सपर्श संघर्षी व्यंजन पूछा है आपसे। देखो सपर्श संघर्षी समझो आप ध्यान से। आपको सारे व्यंजनों का पता होना चाहिए। अब समझो इसकी कहानी क्या है। देखो इसने पूछा है सपर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखो प्रत्येक वर्ग का पंचम कहलाता है नासिक्य। प्रत्येक वर्ग का पंचम क्या कहलाता है? नासिक्य। ये जो चार बच गए, ये चार, ये हो जाएंगे सपर्श संघर्षी व्यंजन। सपर्श संघर्षी व्यंजन। आपसे पूछ ले सपर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? चार। फिर वर्गों में आपके बचेंगे 4 और 12, ये 16। इनको बोलते हैं सपर्शी व्यंजन। यह और वह दोनों होते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, यह और वह दोनों होते हैं अर्ध स्वर। उसके बाद देखो रे, रे को बोलते हैं कंपन जात। कंपन जात, या इसे ही बोलते हैं लुंठित, और इसे ही बोलते हैं लोडित। और लय को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये चारों होते हैं उस समय संघर्षी, उस समय व्यंजन। अब आपसे प्रश्न पूछा है सपर्श संघर्षी कौन सा है? देखो सपर्श संघर्षी 4 ही होते हैं, इन चारों में से कौन सा है? ये आया। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। सही उत्तर होगा है। देखिए अगला प्रश्न, किस क्रम में उत्सम व्यंजन नहीं है? अब आपको पीछे उत्सम व्यंजन बताए थे, अब आप पहचानो कौन सा नहीं है। ये देखो उस समय आपको 4 बताए हैं, तीनों सह और एक है। कौन सा नहीं है पूछा है, पहचानो। उस समय व्यंजन नहीं है। देखो ये है, ये है, ये है। सही उत्तर हो जाएगा ये। आपको बताया ये अर्ध स्वर होता है। यह क्या होता है? अर्ध स्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य, पहले ही प्रश्न में आपको बताया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। इसमें पूछा है तालव्य कौन सा है। देखो तय वर्ग, तय आता है दंत्य में। किसमें? दंत्य में। पै आएगा ओष्ठ्य में, रे तालव्य में आएगा, और वह आएगा ओष्ठ्य में। वह आएगा ओष्ठ्य में। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन। इसमें पूछा है तालव्य कौन सा है, तो ये तालव्य व्यंजन है। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? अब मूर्धन्य का पूछा है भी। तय आपको बता दिया चय वर्ग पूरा किस में है? तालव्य में। है आपको बता दिया कै वर्ग पूरा कंठ्य में है। पै वर्ग पूरा ओष्ठ्य में है। पूरा किस में है? ओष्ठ्य में। टै वर्ग पूरा किस में है? मूर्धन्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4। अब बिल्कुल आसान है। अब आगे के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। स्वर से प्रश्न पूछ ले अभी। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर पूछे हैं कितने? देखो ध्यान से सुनो।
व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा है। एक तो मूल स्वर, पहला बांटा है मूल स्वर में, और दूसरा बांटा है संधि स्वर में। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जो होते हैं वो अपने होते हैं चार ही। मूल स्वर, मूल स्वर कितने, ऑप्शन तो सही हो जाएगा चार। आपको ध्यान रखना चार होते कौन कौन से हैं। देखो ए ई उ और री, ये चार होते हैं मूल स्वर। जिनकी व्युत्पत्ति हमें ज्ञात नहीं होती है, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। आप इन चारों में से किसी का भी टुकड़ा नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते ये किन से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, मूल स्वर। फिर देखो संधि स्वर, संधि स्वर को दो भागों में बांटा है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखो चार यहां पर आगे तो संधि स्वर कितने बच जाएंगे, सात। तीन होते हैं इसमें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से, तीनों ही बड़े बड़े। दीर्घ स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब सुनो, ये किससे मिलकर बना है, ए और ए से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है, दोनों ई से। और ये उ से मिलकर बना है। इनको कहते हैं दीर्घ स्वर, समान स्वरों से जो मिलकर बने होते हैं। उसके बाद देखो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर पीछे बच गए चार, तो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, सुनो, संयुक्त स्वर ये क्या होगा, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर चार होते हैं जो अलग अलग स्वरों से, देखो अब ये किससे मिलकर बना है, ए और ई से। फिर देखो ये किससे मिलकर बना है, ए और ए से। ये देखो ए और उ से, ये मिलकर बना है ए और ओ से। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना बे, ऐसे प्रश्न है पूछ लिए जाते हैं, कौन से मूल है, कौन से संयुक्त है, कौन से दीर्घ है, कौन से संधि स्वर है। तो यहाँ आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर चार ही होते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। दोबारा वर्ण विचार का प्रश्न आया है, जय और दय का उच्चारण स्थान है। दय और जय का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान बताना है भी, दय और जय का उच्चारण स्थान। देखो जय आता है, आपको बताया चय वर्ग में, किस में आता है, चय वर्ग में। चय वर्ग आपको पता है क्या होता है, तालव्य। दय आता है तय वर्ग में, तय वर्ग आपको बता दिया क्या होता है, दंत्य। क्या होता है, दंत्य। तब आपको पहचानना ही है। दय देखो किस में आएगा, तालव्य में, ये पड़ा तालव्य। दय आएगा दंत्य में, ऑप्शन नंबर 4 है, सही हो जाएगा इसका उत्तर। अब बहुत आसान है ये, देखिए निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, महाप्राण बताना है। अब आपको बता दिया पहला तीसरा पांचवा कहलाएगा अलप्राण, दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण। आपसे पूछा है महाप्राण कौन से हैं, यानी आपको दूसरे और चौथे की पहचान रखनी है। देखो है दूसरा है, ग चौथा है, यह रे ले वे ये अलप प्राण है, अलप है प्राण है। पहला पहला दोनों ही अलप प्राण है, पहला है और तीसरा है, ये अलप प्राण हो जाएंगे। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण। इस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। देखो यहां आपको दो भाग ध्यान रखने होंगे व्यंजनों के, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अब ध्यान रखना अघोष, अघोष आप याद रख सकते हो 13, बाकी ये अपने आप याद हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और तीनों से, ये 13 क्या होते हैं, अघोष। बाकी जो पीछे बच गए सारे अघोष। तो इस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो पहला दूसरा अघोष होते हैं, पीछे क्या बचा,
ये सघोष व्यंजन है। बहुत आसान प्रश्न है। अघोष व्यंजन पूछा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। बिनो देखो, हाँ तो अगला प्रश्न देखो, अघोष व्यंजन पूछा है तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है आपको चूज करना है। अब देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन में तय आता है तय वर्ग में। तय वर्ग पहला और दूसरा दोनों ही होते हैं सघोष। आगे दिया हुआ है महाप्राण। आपको बता दिया पहला तीसरा पांचवा होता है अल्प प्राण और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो द है दूसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा महाप्राण। ये दोनों ही सही है। इसके आप बाद दिए है दंत्य। तय वर्ग पूरा किस में है? दंत्य में। तो ये ऑप्शन पूरा सही है। उसके बाद दिया है ब। इसकी कहानी सुनो। ये दिया हुआ है सघोष, सही बात है। ब क्या होता है? सघोष होता है। ओष्ठ्य, पै वर्ग पूरा किस में जाएगा? ओष्ठ्य में। आगे दिया हुआ है महाप्राण। सुन, पहला तीसरा पांचवा होगा अल्प प्राण। अब ब देखो कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो आएगा वो होगा अल्प प्राण। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? महाप्राण। तो ये बात पूरी तरह से गलत है। अपना उत्तर भी कौन सा होगा? 2 नंबर। बाकी सारे ऑप्शन सही है। देखो कैसे, अघोष है, तलव्य भी है, अल्प प्राण भी है कंठ्य है, महाप्राण भी है और अघोष भी है। तो अपना सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि ब जो है वो महाप्राण नहीं होता, अल्प प्राण होता है। अस्वर का उच्चारण स्थान पूछा है। अस्वर का उच्चारण स्थान पूछा है, आपको बताना है अस्वर का उच्चारण स्थान है कौन सा है। देखो, अस्वर का उच्चारण स्थान होता है कंठ है। सुनो ध्यान से, आपने व्यंजनों के देखे, स्वर के और देखो। हाँ, तो अपना अगला प्रश्न था अस्वर का उच्चारण स्थान है क्या है? सुनो, अस्वर का उच्चारण स्थान है क्या है? व्यंजनों का तो उच्चारण स्थान आपको बता दिया, अब स्वरों का सुनो। सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। अब सुनो, आपने इस व्यंजनों में देखा उच्चारण स्थान? स्वरों में कंठ्य में होगा ए और आ, दोनों का उच्चारण स्थान होगा कंठ्य। तालव्य में छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धन्य, मूर्धन्य में होगा री। कोई स्वर उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ लेता है कोई स्वर उच्चारण की दृष्टि से दंत्य है या नहीं है, तो एक भी स्वर उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ओष्ठ है, ऊ छोटा और बड़ा दोनों ही क्या होंगे? ओष्ठ है। अब देखो स्वर बचे हैं अपने पास, एक तो ये और एक है ये। आपने ये 4 स्वरों के प्रकार पढ़े थे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आपने ये चारों पढ़े थे। अब देखो समझो, ये जो ए है ये मिलकर बना है ए और ई से। अब ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का है तालव्य, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ है तालव्य। तो ये दोनों ही किस में जाएंगे? कंठ तालव्य में। अब इसका देखो, ये जो ओ है ये मिलकर बना है ए और ऊ से। तो देखो, ए का उच्चारण स्थान है कंठ्य और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, तो ये दोनों ही हो जाएंगे कंठोष्ठ्य।
अपने को पूछा है ए स्वर का उच्चारण स्थान, तो ए स्वर का उच्चारण स्थान है कंठे। अब आपसे किसी का भी पूछे तो आप बता सकते हो ए और आ दोनों कंठे, तालव्य में दोनों ई, मूर्धन्य मेरी, कोई स्वर उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। इसका ध्यान रखना, कोई स्वर उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। और ओष्ठ्य में दोनों ऊ आ जाएंगे। चलिए संधि के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। वर्ण विचार वाला जो टॉपिक था उसमें आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे आपसे पूछ सकता है, आप ध्यान रखोगे अलप प्राण और महाप्राण का, अलप प्राण और महाप्राण का। फिर आप ध्यान रखोगे सहघोष और अघोष का। फिर आप ध्यान रखोगे व्यंजन और स्वरों के उच्चारण स्थान का, व्यंजन प्लस स्वर दोनों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। अब 13 प्रश्नों के माध्यम से आपको सारा बता दिया भी कौन से अल्प प्राण महाप्राण होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। सहघोष अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सह क्या होते हैं, अघोष। अघोष की संख्या होती है 13, बाकी सभी सहघोष। ध्यान रखना जितने भी स्वर हैं सभी स्वर क्या होंगे, सभी स्वर होते हैं सहघोष, सहघोष। सहघोष और अल्प प्राण सभी स्वर सहघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, स्वर महाप्राण नहीं होते। उच्चारण स्थान आपको सारों का बता ही दिया। स्वरों का देखो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। अगर व्यंजनों का पूछे तो कंठ्य में क वर्ग, तालव्य में च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग, दंत्य में त वर्ग, ओष्ठ्य में प वर्ग। अब प्रश्न है संधि के। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। सुनो ध्यान से कौन कौन। आपसे सीधे संधि के पूछे तो संधि के 3 भेद। एक तो पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसने पूछा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के खुद के 5 भेद होते हैं। आप पढ़ते हो पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर आप पढ़ते हो गुण, फिर आप पढ़ते हो वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि के भेद पूछे तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ध्यान रखना ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 5। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं स्वर संधि। संधि का प्रश्न पूछा है राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, शब्द दिया हुआ है राजर्षि। अब आपको पहचान होनी चाहिए शब्दों की। यहाँ देखो आप इस शब्द के पहले तो विच्छेद करोगे, राजर्षि विच्छेद करोगे, राजा धन ऋषि। अब सुनो राजा धन ऋषि किस संधि का है, पहले तो ये पता लगाना है आपको। गुण संधि जो होती है, गुण संधि, गुण संधि का नियम कहता है ए या आ के आगे आपको री मिले, आपको री मिले तो अर बनता है। यहां देखो, यहां जैसे आप बाहर निकालोगे आ की मात्रा को और सामने पड़ा है री, तो बनेगा क्या, अर। अब इसको बना दो, देखो क्या बनेगा, अर। जय यहाँ पर आधा बचा है, ए की मात्रा बाहर निकाल ली, जय आधा बचा है, पूरा कौन करेगा, सामने जो अर पड़ा है जय क्या हो जाएगा, पूरा। सामने है स के साथ मात्रा है छोटी ई की और आधा रह हमेशा ऊपर लिखा जाता है, क्या बनेगा, राजर्षि। ये नियम किस संधि का है, ध्यान रखना है, गुण संधि का। इसी तरह एक शब्द है आप बनाओगे, देवधन ऋषि। ठीक राजर्षि की तरह ही बनेगा देवधन ऋषि, प्रयास करोगे बन जाएगा। देखो गुण संधि का नियम क्या कहता है, ए या आ के आगे री आए तो अर बनता है। यहाँ देखो वैसे आपको बाहर निकालना है, वह
वैसे बाहर निकालना है। यहाँ पर ए है, वहां पर आ की मात्रा थी, राजा में आ की मात्रा थी, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो ए है। सामने क्या आ रखी है, री, सामने आ रखी है री। अब बनेगा क्या, अर। अब देखो, अब अर बनेगा, कुछ नहीं करना, जैसा शब्द दिया है वैसा सेम लिख दो, यहां तक सेम है। वह आधा जरूर है लेकिन वह को पूरा करेगा ए, पीछे बचा रहे आधा, और री का हो गया परिवर्तन, यहां मात्रा बची है सिर्फ है ई की से के साथ। लिखो, आधा रहे हमेशा ऊपर लिखा जाता है, आधा रहे हमेशा ऊपर लिखा जाता है। इस शब्द का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, सप्त धन ऋषि का। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि, ऑप्शन 4 इसका सही है, गुण संधि। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यहां ध्यान देना भी, ये पूछ रहा है यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यानी 3 शब्द जो हैं वो यण संधि से है, एक नहीं है। अब यण संधि की पहचान होती है भी ये और वह दोनों से पहले अपने को आधा मिलेगा। यहां देखो, यह से पहले आधा है, वह से पहले आधा है, वह से पहले आधा है, यह से पहले आधा है, पहचान चारों में सेम मिल रही है। इसका विच्छेद करो आप, अभिधन आवेदन, क्या बनेगा, अभ्यावेदन, यण स्वर संधि का है। पीछे देखो, स्वाधीन स्वागत शत्रु उपयोगी, यहां देखो स्वागत, स्वागत का विच्छेद होगा सुधन आगत, ये भी है शत्रु उपयोगी, इसका विच्छेद देखो, इसका विच्छेद होगा क्षत्रि धन उपयोगी, क्षत्रि धन उपयोगी। लेकिन इसका विच्छेद जो होगा ना वो होगा स्व धन अधीन, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है स्वाधीन, यानी अपने अधीन। और स्व जब खुद का निश्चित अर्थ दे दे तो वो यण संधि का उदाहरण नहीं रहता है, वो अन्य संधि का उदाहरण होता है। जैसे यहाँ पर स्वागत में स्व खुद का निश्चित अर्थ नहीं दे रहा, ये यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर दे रहा है स्व अधीन यानी अपने अधीन, तो ये यण संधि का उदाहरण नहीं है। उसी तरह आप बताओगे स्वेच्छा शब्द में कौन सी संधि है, स्वेच्छा शब्द में कौन सी संधि है। यहां भी आप ध्यान से देखोगे वैसे पहले आधा तो जरूर मिल रहा है, लेकिन इसका विच्छेद होगा सवधन इच्छा, सवधन इच्छा क्या बनेगा, स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा। और ऊपर एक मात्रा आपको पता है पहचान किसकी होती है, गुण संधि की, तो इसका सही उत्तर होगा स्वाधीन, स्वाधीन में यण संधि नहीं है। नयन में कौन सी संधि है, बहुत आसान सा प्रश्न है। नयन में कौन सी संधि है, देखो यह और वह से पहले आधा मिले तो अयादी संधि है, अगर यह और वह से पहले पूरा मिले, पूरा मिले तो अयादी संधि। यह और वह से पहले आपको पूरा मिले, कोई भी वर्ण पूरा मिले तो पहचान होती है अयादी संधि की। यह और वह से पहले आपको आधा मिले तो पहचान होती है यण संधि की। सीधा पूछे संधि कौन सी है तो अयादी हो जाएगी। अगर आपको इसका विच्छेद करना है, विच्छेद करना है नयन का, तो ने धन अन होगा, क्या होगा, अन, क्योंकि यण संधि का नियम अपने को कहता है कि ए के आगे अपने को ऐसे वर्ण मिले तो अय या आय बनता है, अय या आय बनता है। इस ए से बनेगा अय और इस ए से बनेगा आय। जैसे देखो, इसकी मात्रा कहाँ लगाई है, इसकी एक मात्रा लिखी जाती है, इस एक मात्रा लिखने से बनेगा अय। देखो बीच में क्या बन रहा है, अय। अगर दो मात्रा वाला यूज करें तो आय बनेगा बीच में, जैसे देखो ने धन अक। अब बताओ क्या बनेगा, अब यहां पर जो मात्रा है ना वो ये है, तो अब बनेगा नायक। यहाँ पर बीच में बन रहा है आय और यहाँ पर बीच में बन रहा था अय, इसका आपको ध्यान रखना है।
तो इसका विच्छेद सही क्या होगा? अयादी संधि। गंगोदक में कौन सी संधि है? बहुत फिर आसान सा प्रश्न पूछ लिया, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो देखो सबसे पहले पहचान ध्यान देनी है आपको, ऊपर है एक मात्रा और वो भी किसकी? ओ की। गुण संधि है। गुण संधि का नियम आपको अच्छे से पता है। ए या आ के आगे ऊ चाहे छोटा है चाहे बड़ा आए, क्या बनेगा? ओ बनेगा। जैसे इसका विच्छेद करोगे ना आप, तो गंगा धन उदक बनेगा। गंगा धन उदक। यहाँ देखो गै से बाहर निकालो मात्रा आ की, सामने क्या पड़ा है? ऊ। अब बनेगा क्या? ओ। और ये ओ की मात्रा लगेगी इस गै पे, देखो क्या बनेगा? ये सेम लिखना है। आ की मात्रा बाहर निकाल ली, इस पर ओ की मात्रा आएगी, पीछे क्या बचा? सेम लिखना है, गंगो तक। अब एक शब्द आप बनाओगे, जैसे पर धन उपकार, बताओ क्या बनेगा? पर धन उपकार। रे में से बाहर निकालना है किसको? ए को। सामने पड़ा है ऊ, मिलकर क्या बनेगा? ओ। तो कुछ नहीं करना, सेम लिखना है, क्या बन जाएगा? परोपकार। और ऊपर एक मात्रा पहचान किसकी? गुण संधि की। यहाँ भी गुण संधि। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। तो सबसे आसान संधि है गुण संधि, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? एक शब्द दिया है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ। जगन्नाथ का विच्छेद करो। व्यंजन संधि की संधि है जगत धन नाथ। देखो व्यंजन संधि का एक नियम है, व्यंजन संधि का नियम कहता है अगर पहले के बाद पांचवा आ जाए, पहले के बाद पांचवा आ जाए, तो पहला अपने ही वर्ग के पांचवें में चला जाता है। अपने ही वर्ग के पांचवें में, अपने ही वर्ग के पांचवें में। अब देखो यहाँ पर तय पहला है अक्षर और सामने क्या आया है? पांचवा। अब तय खुद किस में जाएगा? अपने ही वर्ग के पांचवें में, ना कि सामने वाले। अब यहाँ पर तो चलो आया इसी का पांचवा है, अब तय वर्ग का पांचवा होता है ये न। अब देखो जगत धन नाथ, अब ये किस में जाएगा? अपने ही वर्ग के पांचवें में। आगे सेम लिखना है, क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। इसी तरह आप मुझे इस शब्द का बताओगे, उत धन मिलन, बताओ क्या बनेगा? फिर देखो पहले के सामने क्या आया? पांचवा। तो पहला अपने ही वर्ग के पांचवें में, अपने ही वर्ग के पांचवें में, इसका पंचम क्या होता है? न। उन मिलन बन गया। बहुत आसान है, इसका बनाओ उत धन मेष, क्या बनेगा? उन मेष। कुछ नहीं करना, पहले के साथ पांचवा आए, पहले अपने ही वर्ग के पांचवें में चला जाता है। और जगन्नाथ में यहाँ तो संधि पूछी है, भी कौन सी संधि है? आसान सा है, व्यंजन संधि। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। देखो पुण्य जन्म की संधि है, अगर ये पूछ ले कौन सी संधि है, तो बहुत आसान है, विसर्ग लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, आंख मीच कर विसर्ग संधि। लेकिन इसने पूछा है भी पुण्य जन्म की संधि है, क्या पुण्य जन्म से ये शब्द बनता है, ये बनता है, ये बनता है, या ये बनता है? देखो विसर्ग संधि में शब्द बनने के बाद बीच में विसर्ग तो नहीं रहेगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपको पहचानना है पुनर्जन्म में मात्रा छोटी कि बड़ी? छोटी। अब ये विसर्ग संधि का तो है, विसर्ग संधि का भी कौन सा है? सुनो, विसर्ग संधि का एक नियम है, अतः पुण्य प्रत्यय तव, इनके आगे कोई सहगोश आ जाए, कोई सहगोश आ जाए, कोई सहगोश आ जाए, तो विसर्ग किस में चला जाएगा? रे में। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? रे में। जैसे देखो यहाँ पर एक शब्द आया है पुण्य, आपको स्पेशल इन चारों का ही ध्यान रखना है, इन चार का ही। यहाँ पर एक शब्द है पुण्य, यहाँ पर भी है पुण्य। अब आपको सहगोश अघोष बता दिया है, पुण्य विसर्ग, आगे क्या आया है?
जन्म। अब सहघोष कौन से होते हैं? पहले दूसरे को छोड़कर सारे क्या होते हैं? सहघोष। तो सहघोष आया है। अब विसर्ग किस में जाएगा? इस रह में। और आधा रह हमेशा क्या लिखा जाएगा? पर क्या बनेगा? पुनर्जन्म। इसी तरह देखिए आप, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये क्या लिखा हुआ है? अंतःधन राष्ट्रीय। यहाँ पर क्या आएगा? विसर्ग। अब सुनो, अंत के आगे क्या आया है? सहघोष। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है? रे में। रे में किसका परिवर्तन हो जाएगा? इस विसर्ग का। अब आप इसे लिखोगे कैसे? इतना तो लिखोगे सेम। आगे देखो, आधा रे हमेशा अगले वाले के ऊपर लिखा जाएगा। परीक्षा में पूछ लिया जाता है अंतरराष्ट्रीय शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। इसका एक शब्द और सुनो, पुण्य विसर्ग अवलोकन। ये शब्द शुद्धि का भी बेहतरीन उदाहरण है। देखो, पुण्य के आगे फिर क्या आया? सहघोष। सभी स्वर क्या होते हैं? सहघोष होते हैं। अब विसर्ग का परिवर्तन किस में करना है? रे में। तो आपको इतना तो सेम लिखना है। अब रे आधा जरूर है, लेकिन रे को पूरा कौन करेगा? है। तो ये शब्द बनेगा पुनरवलोकन। अब शब्द शुद्धि में शब्द शुद्ध होता है पुनरावलोकन। आप लिखते हो पुनरावलोकन। क्या लिखते हो? पुनरावलोकन, जो कि पूरी तरह से गलत है। पुनरावलोकन शब्द है गलत है। पुनरावलोकन इस संधि के इस नियम से बनता है। इसका भी देख लो, जैसे सौ, सामने सह घोष आ गया तो विसर्ग किस में चला जाएगा? रे में। ये इस संधि का नियम ध्यान में रखना भी बहुत बार है, पूछ लिया जाता। आपसे सीधा पूछा है पुनः जन्म की संधि है पुनः जन्म। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? यानी जहां विच्छेद होता है धन के दोनों तरफ वाले व्यंजन पूछे आपसे, वर्ण पूछे या धन के दोनों तरफ, यानी इधर कौन सा है और इधर कौन सा है। शब्द देखो कौन सा है? व्यर्थ। अब आपको पता होना चाहिए पहचान यण संधि की। यह वैसे पहले क्या मिलेंगे? आधे। पहचान किसकी है? यण संधि की। यण संधि में यह कब बनता है? यण संधि का नियम सुनो ध्यान से। ये चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सामने ऐसे वर्ण आ जाए तो बनेगा ये। ऊ छोटा हो बड़ा हो, सामने कोई ऐसे वर्ण आ जाए तो बनेगा वह। अब देखो, यहाँ बन क्या रहा है? यह। इसका मतलब ऊ तो नहीं आएगा विच्छेद में। विच्छेद में आएगा ई, और वी में मात्रा हमेशा वी उपसर्ग होता है, मात्रा हमेशा छोटी आएगी, और सामने बचेगा अर्थ। इनसे मिलकर क्या बनेगा? व्यर्थ। यण और अयादी संधि के बारे में ध्यान रखना। यण और अयादी संधि, मैं दो संधि की बात बता रहा हूं, यण और अयादी। यण और अयादी संधि का विच्छेद जब करते हैं, विच्छेद करते समय यह और वह दोनों ही हट जाते हैं। इनके साथ ही मात्रा, अगर इन दोनों के साथ कोई भी मात्रा आई है तो वो शेष रहेगी। अगर कोई भी मात्रा नहीं आई है तो शेष क्या रहेगा? ए। अब देखो, यहाँ यह के साथ कोई भी मात्रा नहीं आई है, यह के साथ मात्रा नहीं आई है तो शेष क्या रहेगा? ए। अगर यहाँ पर कोई यह के साथ मात्रा आई होती तो वो मात्रा शेष रहती। जैसे आप पहले एक उदाहरण पढ़ के आए थे, इसका विच्छेद करो तो सत्री धन उपयोगी। अब देखो यहाँ पर यह के साथ मात्रा किसकी है? ये ऊ की, तो विच्छेद में मात्रा शेष रहेगी। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो विच्छेद में अशेष रह गया। विच्छेद में यह और वह परमानेंटली हटेंगे। यहाँ देखो वह नहीं आया, इस संधि का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर वह से बाहर निकालो ई को। किन वर्णों की संधि हुई है? ई और ए की। ऑप्शन ए किसका सही उत्तर है।
परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद होगा। अपने को शब्द दिया है परिच्छेद। क्या परिधन छेद होगा, क्या परधन छेद होगा, क्या परिच्छेदन छेद होगा, या परधन छेद हो। इनसे तो आप शब्दों से अंदाजा लगा सकते हो कि देखने में यही सुंदर लग रहा है और यही सही। क्या होगा, परिधन छेद। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। विप जाल में संधि पूछी है, इसमें व्यंजन संधि है, इसका विच्छेद करोगे तो ये होगा पदधन जाल। क्या बन जाएगा, विप जाल। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अब देखो बहुत आसान सा, सवर के आगे आपको ये स मिले, का परिवर्तन होता है। अब देखो आपको ये स मिला, ई के बाद में ये स किस में जाएगा, इसमें, का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसी तरह देखो पी धन सम, क्या बन जाएगा, विषम। इसी तरह देखो सु धन सा, क्या बन जाएगा, सु। ये तो बहुत आसान सा नहीं। अयादी संधि में ए के बदले क्या हो जाता है, यानी जब बड़ा ए आता है तो क्या हो जाता है, अय होता है, कि आय होता है, कि अव या आव होता है। आपको मैंने पीछे क्वेश्चन आया उसमें बताया होगा एक उदाहरण, ये उदाहरण बताया होगा आपको। यहाँ पर देखो बीच में क्या आ रहा है, यही इसका सही उत्तर है। अगर ए छोटा आए, अगर ए छोटा आए तो क्या होगा, आए। बस इतनी सी बात है, इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। यानी विच्छेद करके अपने को पता लगाना है इस शब्द कैसे बना है। ये देखो पहले तो पता होना चाहिए किस संधि का है। ऊपर एक मात्रा मतलब संधि कौन सी, गुण। इसका विच्छेद होगा रस पति। तो सह से बाहर निकालो ए को, सामने पड़ा है उ। आपको उदाहरण बताए थे क्या बनेगा, ओ। तो ए और उ से मिलकर क्या बना है, ओ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखो आपने अयादी संधि में अय और आय तो पढ़ लिए, अब बचा है अव और आव। अब देखो पवन में बीच में आपको दिखाई दे रहा है अब कब आएगा, जब छोटा ओ आए, और आ कब आएगा, जब और बड़ा आए। तो इसमें हो जाएगा पोधन अन। पोधन अन क्या बनता है, पवन। महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब तक तो आपको ऊपर एक मात्रा वाला समझ में आ गया होगा। महेश शब्द, ये शब्द है गुण संधि का, और महाधन इस, क्या बनेगा, महाधन इससे क्या बनेगा, महेश। बहुत ही अच्छा शब्द है। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद पूछा है, उच्छिष्ट व्यंजन संधि का एक नियम है, इसका उत्तर होगा उत्तधन शिष्ट। तय के सामने कभी भी स आए तो तय जाएगा च में और स जाएगा छ में। देखो के उत्तधन शिष्ट। अब ये तय जाएगा आधे त में और स जाएगा छ में, उ का रहेगा उ। और छोटी ई की मात्रा हमेशा आधे व्यंजन को साथ में लेकर लगाई जाती है। का सही ऑप्शन होगा उत्तधन शिष्ट। क्या बनेगा, उत्शिष्ट। इसका ध्यान रखना, ये बहुत है अच्छा प्रश्न है। आप एक उत्तर मुझे बताओगे इसका, सत्य धन शस्त्र, बताओ क्या बनेगा।
सत धन शास्त्र। ये देखो तय के बाद क्या आया, से। तय का परिवर्तन होगा च में, और स का परिवर्तन होगा छ में। अब देखो इतना सेम लिखना है, छ के साथ मात्रा थी आ की, तो ये मात्रा आ जाएगी छ के साथ, बाकी सब सेम लिखना। द के पहले यदि री स्वर आए तो इसको सही कर लेना। तो द किस में बदल जाता है, यानी द के पहले री आ जाए तो द का परिवर्तन किस में होता है। आपने कई शब्द पढ़े होंगे, रिद धन मान, क्या बन जाएगा, अगर मैं लिख दूं धन, ये बन जाएगा मरे। आपसे सीधा पूछा है परिवर्तन किस में होगा, तो अणे में। बहुत आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी एक ऑप्शन है का सही प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीन में सही है। आपको पहचानना है किस में नहीं हुआ। मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य सही बन रहा है। गण धन ईश, क्या बनेगा, गणेश। हरिधन इच्छा, क्या बनेगा, हरि इच्छा। मात्र धन उपदेश, ये सही नहीं है। ये देखो ये यण संधि का है, ये ऐसे ही बनना चाहिए था, मातृधन उपदेश, फिर बनता मातृदेश। ये यहाँ पर गलत है भाई। ये मध्वाचार्य, देखो यह और वैसे पहले आधा मिल जाए, कौन सी संधि, गण। गण धन ईश, गणेश, कौन सी, गुण। छोटी ई दोनों मिलकर क्या होगी, बड़ी संधि, कौन सी, दीर्घ। आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन 1 नंबर। किस शब्द की संधि गलत है, आपसे पूछा है किस शब्द की संधि गलत है। अतः धन एव, अतएव सही है। ममेतर भी सही है। अक्ष धन ऊ, ये भी सही है। नव धन उडा, यहाँ देखना नवोडा में एक मात्रा आएगी, ये गुण संधि का उदाहरण है। देखो यहाँ पर वैसे बाहर निकालो ए को, वैसे बाहर निकालो ए को, सामने क्या पड़ा है, पढ़ना क्या चाहिए, लेकिन यहाँ मात्रा किसकी लगा रखी है, बड़े ओ की, जो कि गलत है। ओडा लिखा जाएगा ऐसे। अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 4 नंबर अक्षोहिणी। ध्यान रखना गुण संधि का अपवाद है, किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। तिन्मय शब्द का संधि विच्छेद होगा, मैंने आपको पहले ही बता के आया था। पहले के सामने क्या आ जाए, पांचवा, तो पहला अपने ही वर्ग के किस में चले जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवे में चला जाएगा। ध्यान से धन है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन राइट आंसर। ये तो आपको बता दिया, आपको जगन्नाथ वाला प्रश्न आया था, इसी नियम का था। सत्री धन उपयोगी की संधि है, ये तो पहले ही बता दिया आपको, जन संधि का उदाहरण है और शब्द शुद्धि का भी बेहतरीन उदाहरण है। देखो शुरुआत वाले दोनों ही आधे आएंगे। सत्री धन उपयोगी की संधि है, सत्री उपयोगी बनेगा कैसे, आप यण संधि का नियम देखोगे, आपको बता दिया वहां। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी 3 में तो उपसर्ग है और 1 में नहीं। आचार में देखो, आचार में आ उपसर्ग है, विचार में वी है, प्रचार में प्र है। आचार का ध्यान रखना, आचार एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, कोई उपसर्ग नहीं। अपना ऑप्शन 1 नंबर है, सही हो जाएगा। उपसर्ग के प्रश्न स्टार्ट हो चुके। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, करना विच्छेद करो। सावधान मान, स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सब।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? अब आप देखो, आपको शुरुआत में सारों में परा परा परा, अब आप कंफ्यूजन में रहोगे। एक तो उपसर्ग होता है पर और एक होता है परा। इसमें पूछा है परा उपसर्ग से नहीं बना, यानी 3 परा उपसर्ग वाले हैं, एक नहीं है। जब पहले पद का अर्थ दूसरा मिले और पूरे पद का अर्थ मिले, दोनों में इतना ही अंतर है। इसमें देखो, पराधीन, दूसरों के अधीन का आप विच्छेद भी करोगे तो पर धन अधीन, दूसरों के अधीन क्या बनेगा? पराधीन। पराधीन में उपसर्ग जो है वो पर है, क्या है? पर। बाकी में परा है, परामर्श, पराभव, पराजय। पर वाले 2-4 और याद रखना, पराधीन, पराश्रित, दूसरों पर आश्रित। पराजय में याद रखना पराई है, पराभव में परा है, परामर्श में परा है, परायण याद रखना, में भी पर है, इन दोनों में पर है, इसमें भी पर है। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? अब 3 में पर है, एक में परा है। देखो, पराधीन आपको बता दिया पर है, परायण में बता दिया पर है, पराश्रित दूसरों पर आश्रित बता दिया पर है। एक शब्द बचा है पराकाष्ठा। पराकाष्ठा खुद पूरा अर्थ देता है, पराकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा। तो पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है, ना कि पर उपसर्ग है। तो आप पर और परा दोनों ही ध्यान से पढ़ कर जाना, पर और परा दोनों अच्छे से। किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? 3 उपसर्गों का प्रयोग किस में हुआ है? देखो, स्वागत में सूदन आदन, निराकरण में आकरण, हेलन में इस शब्द को ध्यान से देखो, टुकड़े करो इसके। लिखा है सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित में पहला ही उपसर्ग दिखाई दे रहा है, सुदन व्यवस्थित। क्या है? सुदन व्यवस्थित। आपको एक उपसर्ग मिला है सु। आगे देखो, व्यवस्थित, व्यवस्थित में विदन अवस्थित, विदन अवस्थित, आपको दूसरा उपसर्ग मिल चुका है वी। अवस्थित में देखो, अवदन हित, हित शब्द के साथ कौन सा? अव। तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा। आपसे पूछा है किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो सुव्यवस्थित में उपसर्ग कितने? 3। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है किस में उपसर्ग 3 है, किस में है ही नहीं, का ध्यान रखना। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस उपसर्ग में, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका मतलब 3 में है, एक में नहीं। देखो, अनिच्छा, अन्न धन इच्छा, अनिच्छा में तो हुआ है। अनुचित में देखो, अन्न धन उचित में भी हुआ है। अन्न धन उपम इसमें भी हुआ है। अनुगमन का ध्यान रखना, अनुगमन में अनु ही उपसर्ग है। ऑप्शन 4 नंबर है, सही हो जाएगा। इनका आप विच्छेद करोगे ना तब पता चलेगा। जैसे विच्छेद करने पर पता चला इसमें अन्न है, इसमें भी अन्न है, इसमें अनु उपसर्ग है, 4 नंबर। इस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं पूछा है। देखो, अनुभव में अनु उपसर्ग है। अन्वेषण, अन्वेषण का विच्छेद करो पता चल जाएगा। अनुन्वेषण, इसका मतलब अन्वेषण में भी है, अनुभाव में है, अनुराग में है, अनुमान में भी है। इसका विच्छेद करो पता चल जाएगा। अनुदन इक्षण में भी है। ऊपर वाले दोनों ऑप्शन ध्यान से देखना, क्या लिखा है? अनुपयोगी। अनुपयोगी का विच्छेद करोगे आपको मिलेगा अन्न धन उपयोगी, क्या बनेगा? अनुपयोगी। अनुर्वर का देखो,
अन धन पूर्वर। तो किस शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहला ये ऑप्शन है जिसमें अनु उपसर्ग है। बाकी सभी में आप गौर से देखोगे विच्छेद करके अनु उपसर्ग दिखाई देगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है, यानी जो एक कम का प्रदर्शन करे वो उपसर्ग कौन सा है? जैसे मैं एक संख्या बोलता हूँ 29, एक कम है 30, 39। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिख ही दिया, मानो 39। 40 का क्या मतलब हुआ? एक कम 40, तो उपसर्ग कौन सा लगा है? उन। मैंने कहा 49, एक कम है 50, 59, एक कम है 60। तो एक कम के लिए कौन सा उपसर्ग है? उन। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। 20 पूछ ले तो एक कम है 20। अध्यादेश शब्द का उपसर्ग है, कुछ नहीं, अध्यादेश का संधि की तरह विच्छेद कर दो। अधिधन आदेश, आसान सा प्रश्न। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है? अधि। नादान में ना उपसर्ग किस भाषा से आया है? किस भाषा से? अब देखो, अपने उपसर्ग में उर्दू उपसर्ग पढ़ते हैं। उर्दू उपसर्ग उन शब्दों उपसर्गों को कहते हैं जो अरबी फारसी भाषाओं से लिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन तो हो जाएगा उर्दू। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, फारसी भाषा भी दिया हुआ है। तो उर्दू उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो अरबी फारसी भाषाओं से लिए गए। अरबी फारसी भाषाओं से लिए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? उर्दू। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, यानी इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? आपसे पूछा है इन प्रत्यय से निर्मित। अब देखो, दो ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, पंडिताइन और ठकुराइन। इनमें तो आइन है, इनमें तो हो ही नहीं सकता। अब एक आपको दिखाई दे रहा है नाइन, कुलीन। नाइन में ध्यान रखना बे, नाई शब्द के साथ इन प्रत्यय लगा हुआ है जो कि छोटा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, कुल शब्द के साथ है इन प्रत्यय लगा हुआ है। का सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का, ध्यान रखना। नाइन में कंफ्यूज करेगा, लेकिन नाइन में प्रत्यय इन है। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं। देखो, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है, एक तदित प्रत्यय होता है। प्रत्यय दो ही प्रकार के होते हैं, कृत और तदित। जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं, धातु के साथ लगते हैं, वो होते हैं कृत प्रत्यय। और जो प्रत्यय नाम पदों के साथ लगते हैं, नाम पदों के साथ, नाम पदों का मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित। तो अपने को पूछा है संज्ञा शब्दों के साथ, तो संज्ञा शब्दों के साथ कौन से लगते हैं? तद्धित। अब आप दो उदाहरण समझो। धातु, धातु किसे कहते हैं? वह सभी धातु होती है जिनके अंत में ना प्रत्यय लगाने से सामान्य क्रिया की रचना हो जाए। जैसे देखो, पद क्या है? धातु। अपने क्या लगाया? ना। तो पढ़ना क्या होगी? सामान्य क्रिया। तो ये पद धातु है, लेकिन ये जो यहाँ ना प्रत्यय लगाया है ये कृत प्रत्यय है। यानी धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय है। अब देखो, तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण समझ। मैंने यहाँ एक शब्द लिखा बीज। बीज संज्ञा है, मैंने लगाया ना प्रत्यय, क्या बन गया? बीजना। तो ये बन जाएगा तद्धित प्रत्यय। इसमें आपसे पूछा है संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखना कृत और तद्धित प्रत्यय का थोड़ा सा। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। मधुरिमा शब्द में पूछा है तो मधुर शब्द के साथ इमा प्रत्यय लगा हुआ है। इमा प्रत्यय लगने से क्या बना? मधुरिमा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रश्न प्रत्यय है? पूजनीय शब्द में बहुत आसान सा है, पूजनीय बताओ भी। हाँ, पूज धातु के साथ क्या लगा है? अन्य। का सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, राइट आंसर। बुहारी, बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये देखो, आपको दो में कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा आरी है,
या फिर ई है, ये दोनों तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, नहीं है। तो देखो बुहारना क्या होता है, क्रिया होती है। तो बुहार शब्द के साथ, बुहार शब्द के साथ मात्र ई प्रत्यय है। आपको पहले ही ऑप्शन में देगा आरी, लेकिन आरी नहीं है, सही उत्तर होगा ई। बुहार शब्द के साथ कौन सा, ई प्रत्यय है। बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ई प्रत्यय का प्रयोग, थोड़ा सा ध्यान रखना। जेब कतरा में समास है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला क्या होगा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। अब आपको पता होना चाहिए को किस कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो को कर्म तत्पुरुष है समास, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। जेब को कतरने वाला क्या कहलाता है, जेब कतरा। तो जेब कतरा में समास पूछा है तो होगा कर्म तत्पुरुष है समास। समास के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, बेहतरीन प्रश्न है, देखते जाइए आप। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है, रेल और गाड़ी नहीं है, ये सही कर लेना थोड़ा सा, पटरी पर चलने वाली। देखो वैसे तो सही है पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पर जब तक समास में आए हुए पद अपना पूरा अर्थ दे रहा है तो अपने को अन्य पदों का यूज नहीं करना। रेल से चलने वाली गाड़ी नहीं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल कहते हैं लोहे की वो जो लगी होती है लाइनें, उन पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहती है, रेल पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी कहलाती। ये मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, थोड़ा सा ध्यान रखें। मध्य पदलोपी तत्पुरुष, यानी बीच वाले सारे ही पद क्या हो जाएं, मध्य में जितने भी है सारे ही, सिर्फ क्या बचेगा, रेल और गाड़ी। रेलगाड़ी शब्द समास कौन सा है, सीधा पूछे तो तत्पुरुष, पूरा पूछे तो मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती, में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो एक ही समास होता है, द्वंद्व समास। दोनों पदों की प्रधानता, यथाशक्ति। देखो यथा, तथा, यावत, स, सह, पुनर्सर, ये सारे शब्द किसके हैं, अवयवी भाव है समास के, ये शब्दों की पहचान है भाई। रेल बड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है, अविभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष। देखो रेल बड़ा तत्पुरुष समास, रेल के लिए बड़ा, रेल के लिए, रेल के लिए बड़ा क्या बनेगा, रेल बड़ा। के लिए बताओ किस कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को से बनाते जाओ आप बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो नॉर्मल पूछा है। भी रेल बड़ा किस समास का उदाहरण है, सीधा पूछा है तत्पुरुष से समास का। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, देखो पूर्व पद संख्यावाची आया है नहीं, यथा, यथा अविभाव का है, धर्मवीर, धर्म में वीर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चक्कर धर, चक्कर को धारण करने वाला अर्थात भगवान है विष्णु, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोपहर किस समास का उदाहरण है, पूर्व पद संख्यावाची मिला है, दो पहरों का समाहार, द्विगु समास। पूर्व पद संख्यावाची मिले, कौन सा समास होगा, द्विगु समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है, यानी संधि भी होनी चाहिए समास भी होना। विद्याधन में संधि नहीं, नीलकंठ में नहीं। पंचानन में देखो, पंचानन में बहुव्रीहि समास है और संधि भी है, पंच धन अनन क्या बनेगा, पंचानन। ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, पहले तो पता होना चाहिए अधिकरण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है या तो में और या पर। में और पर किस कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह, अधिकरण का। देखो लबालब, पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं है, अविभाव समास का उदाहरण। अश्वारोही यानी अश्व पर आरोही, यानी अश्व पर सवार। देखो बीच में क्या रहा है,
पर, और पर किसका अधिकरण तत्पुरुष का व्यक्ति चिन्ह होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अश्वारोही। दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है, देखो बीच में क्या आया है जो कर्मधारय समास की पहचान है जो। दयालु है जो प्रभु कर्मधारय समास। जैसे मैं कहूँ काली मिर्च, काली है जो मिर्च, किस समास में आएगा, कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अब देखो भला मानस, भला है जो मानस है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च है, छुट भैया, छुट भैया बोलते हैं छोटा है जो भैया, ये भी है। सरासर, सरासर पदों की बार बार पुनरावृत्ति हो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, कर्मधारय का नहीं है। अपने को नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए किसका सही उत्तर होगा। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है, देखो वह समास जिसमें दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो। पाप पुण्य, पाप पुण्य पद प्रधान है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। या तो आप पापी हो सकते हो या आत्मा हो सकते हो। इस शब्द में द्विगु समास नहीं है, अपने को पूछा है नहीं है। तो रहा त्रिभुज, चतुरानन में नहीं है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। सप्ताह में भी द्विगु समास है, चतुरानन में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव, नीरस, प्रतिदिन, यथारुचि, देखो देश के लिए भक्ति, भक्ति का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, यानी इन चारों में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है, अपने को बताना है। दिनकर, दिन को करने वाला होता है सूर्य, वसुंधरा यही है, पृथ्वी यही पूछा है। आत्मजा, गिरी पर्वत, गिरी पर्वत का अपने को पूछा है पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा। निम्न शब्दों में जो शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, यानी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना। वहनी है, शासन है, वैश्वानर है, पुंडरीक, पुंडरीक ध्यान रखना। सही उत्तर होगा ऑप्शन है 4। इनमें से एक शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है, अपने से पूछा है रात का पर्यायवाची नहीं है, यानी एक शब्द नहीं है मतलब 3 तो है। देखो निशा, निशा रात का पर्यायवाची है, यामिनी भी रात का पर्यायवाची है, उर्मी ध्यान रखना, उर्मी रात का पर्यायवाची नहीं है, उर्मी बोलते हैं लहर को, इसको लहर को। सही उत्तर भी क्या हो जाएगा 3 नंबर, विभावरी भी रात का, ध्यान रखना। निशा, यामिनी, विभावनी, विभावरी, रेन, दोसा, ठंडा, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, रात्रि के हैं। रात शब्द पर्यायवाची शब्द है, यानी रात का पर्यायवाची शब्द बताना है। ये सेम प्रश्न, सेम वैसे सारा सेम नहीं है, लेकिन रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है, 3 नहीं है, एक है, बताना है कौन सा है। इसमें बहुत आसान सा प्रश्न है। निशा, निशा किसका है, रात का है। देखो प्रभाकर, प्रभा को करने वाला सूर्य। दिन का ईश, देखो दिन और ईश, ईश बोलते हैं स्वामी को, इसको स्वामी को, और दिन का स्वामी आपको पता है किसे कहते हैं, सूर्य। तो दिनेश और प्रभाकर दोनों ही सूर्य के हैं। भारती, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। सरस्वती का, भारती क्या है, सरस्वती का, सरस्वती के याद रखना आप है भारती, शारदा, शुक्ला, ज्ञानदा, वाणी, वात्सल, ये सभी पर्यायवाची होंगे। भारती, सरस्वती, भारती, शारदा, शुक्ला, ज्ञानदा, वाणी, वाचाल, ये सरस्वती के पर्यायवाची। अपने से पूछा रात का पर्यायवाची शब्द है तो निशा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची
नहीं है। अपने से पूछा है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो मोहन कृष्ण का है, केशव भी कृष्ण का है, माधव भी कृष्ण का है। राजीव ध्यान रखना, राजीव कमल का है, यही अपना सही उत्तर होगा। तो कृष्ण के पर्यायवाची ध्यान रखना, माधव, केशव, मोहन, श्याम, घनश्याम, दामोदर, बनवारी, माखन चोर, राधा प्रिय, ये सारे कृष्ण जी के पर्यायवाची है। वक्र शब्द का सही विलोम शब्द है, ये देखो शब्द थोड़ा सा घुमाया हुआ है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, इसमें देखो, इसमें रिज्जू का अर्थ होता है सीधा। सही ऑप्शन होगा 1 नंबर। विलोम शब्द के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, अच्छे प्रश्न है। वक्र शब्द का सही विलोम है, तो रिज्जू इसका सही विलोम है। मूक का विलोम शब्द होगा, मूक यानी चुप रहने वाला, कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मूक। तो अधिक बोलने वाला क्या कहलाएगा? वाचाल। आसान सा प्रश्न है। इप्सित का विलोम क्या होगा? कुत्सित नहीं होगा, अभिप्सित भी नहीं होगा, अधिप्सित। इप्सित का अनइप्सित होगा, उपसर्ग जोड़ना है मात्र, आगे क्या? अन। तो सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। अथ, अथ का विलोम क्या होगा? अथ का अर्थ होता है किसी भी चीज को प्रारंभ करना, और समाप्त करना हो जाएगा इति। इति यानी समाप्त, अंत। अथ का विलोम पूछा है, तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। सुबोध का सही विलोम है, सुबोध यानी जहां पहुंचना आसान हो, तो इसका हो जाएगा दुर्बोध, जहां पहुंचना कठिन हो। ज्योति, ज्योति का विलोम है, देखो ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, और यहाँ आप शब्द को देखकर अंधकार अंधेरा भी कर सकते हो, लेकिन जिस वे में शब्द दिया हुआ है उसी अनुसार बताना है, तम या फिर तिमिर। ज्योति का विलोम होगा तम। अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। अनिवार्य का शब्द होगा ऐच्छिक। किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? अनल और अनिल, देखो अनल का अर्थ होता है अग्नि, और अनिल का अर्थ होता है हवा। देखो किस ऑप्शन में मिल रहे हैं आपको? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, अग्नि और हवा। जलज एवं जलद का अंतर किस क्रमांक में है? देखो जलज, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कमल। कमल आपको मिलेगा 2 ऑप्शन में, ऑप्शन 2 और 3। जलद, जल को देने वाला क्या कहलाता है? बादल। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाप सूर्य, 2 शब्द दिए हुए हैं, पाप और सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द है। देखो पाप और, ठीक है, पाप और सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही युग्म है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही उत्तर होगा। किस क्रमांक में श्वेत स्वेद शब्द युग्म का सही अर्थ है? श्वेत और स्वेद का पूछा है। देखो श्वेत का अर्थ होता है सफेद, और स्वेद का अर्थ होता है पसीना। देखो किस विकल्प में मिल रहे हैं अपने को? सफेद और पसीना। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। पायस और पावस शब्द युग्म का शुद्ध अर्थ भेद है। 2 शब्द दिए, एक है पायस, एक है पावस। पायस बोलते हैं खीर को, और पावस बोलते हैं वर्षा ऋतु को। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। सुमन और सुवन, देखो एक से शब्द दिखाई दे रहे हैं, सुमन और सुवन। सुमन का अर्थ होता है पुष्प, आपको सारों में पहले पुष्प दिखाई दे रहे हैं, चारों ही ऑप्शन में शुरुआत में क्या है? पुष्प। सुवन बोलते हैं पुत्र को, देखो सुवन, ओरस, सारज, ये सारे ही बोलते हैं पुत्र को। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिराम, अविराम, देखो एक है अभिराम, एक है अविराम, का उचित शब्द युग्म होगा
अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, क्या होता है सुंदर। और अविराम, अविराम बिना विराम किए, निरंतर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी 3 में सही है, 1 में सही नहीं है। हरण और हरिण का देखिए, हरण का चुराना और हरिण का मृग बिल्कुल सही है। स्रोत और स्रोत का भी धारा और कान सही है। इसका देखो चीर और चीर, यहां विकल्प उल्टा दे दिया इसने। देखो 2 शब्द दिए हुए हैं। अब इस चीर का अर्थ होगा दीर्घकाल, दीर्घ काल, जबकि इस चीर का अर्थ होगा वस्तर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यहाँ आगे उल्टे क्रमांक में दे दिया है। द्रव का अर्थ होता है तरल और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 3 नंबर। देखिए अगला प्रश्न, किस विकल्प के शब्द कर्म से कृपा और महल अर्थ के द्योतक हैं। देखो कृपा और महल का बताना है इसमें। इस कृपा का अर्थ होता है प्रसाद या फिर भोग, ध्यान रखना, प्रसाद या भोग। और महल, महल का इसका अर्थ होगा प्रासाद। दोनों में इतना सा ही अंतर है बस। आपको कृपा प्रसाद और कृपा प्रसाद, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। ध्यान रखना, अच्छा शब्द है कृपा और महल। शुद्ध शब्द है, यानी 3 अशुद्ध है 1 शुद्ध है। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार ऐसे भी नहीं, श्रृंगार ये शुद्ध है, ये गलत है। देखो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता, श्रृंगार हो गया, श्रृंखला हो गया, श्रृंग हो गया, ऐसे लिखे जाएंगे, ये शुद्ध है। और ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है। श्रृंगार आपको बता दिया। शुश्रूषा बहुत बार पूछा जाता है। देखो प्रारंभ में ऊ आएगा छोटा, बाद में आएगा बड़ा, सही है। अनुग्रहित में ध्यान करना, अनुग्रहित में, अनुग्रहित में री लगेगी ना कि रे लगेगा। तो ये अपना सही उत्तर होगा। शब्द की दृष्टि से अशुद्ध, अशुद्ध पूछा है तो अनुग्रहित अशुद्ध है। शुद्ध ऐसे होगा जैसे आप लिखते हो संग्रहित, इसमें भी क्या लगेगा, री लगेगी ना कि रे लगेगा। सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म्य, गलत है, महात्म्य भी गलत है, ये बिल्कुल शुद्ध है। देखो महात्मा शब्द के साथ यह प्रत्यय लगने से क्या बनेगा, महात्म्य। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है, उज्जवल, गलत है, गलत है, ये सही है। देखो व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्या बनेगा, उज्जवल। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, ज्योत्सना पूरी तरह से गलत है, तदोपरांत गलत है, झांसी भी गलत है। तनख्वाह शुद्ध शब्द है। देखो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता, तदुपरांत होता है। झांसी में अनुस्वार नहीं आएगा, झांसी में चंद्र बिंदु आएगा, ये ध्यान रखना। ये तीनों ही शुद्ध है और ये अशुद्ध है। इसमें ऑप्शन के अनुसार तनख्वाह बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इन तीनों का भी ध्यान रखना, अच्छे शब्द हैं। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द देखो अनादिकार पूरी तरह से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है अनादिकार, विच्छिन्न नहीं होता, शुद्ध शब्द होगा विच्छिन्न, ये भी गलत है। आरसीवाद नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। कार्यक्रम बिल्कुल है, सही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्धि के प्रश्न आगे भी देखो। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है, मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी है। देखो अनेकों गलत आ गया भैया, कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ पर सही है, कृष्ण के अनेक नाम है। उसके पास केवल 5 रुपए मात्र है। देखो 2 बार है, केवल मात्र। इन दोनों में से क्या आना चाहिए था, एक, या तो केवल या फिर
मात्र, यानी उसके पास केवल 5 रुपए हैं या उसके पास मात्र 5 रुपए हैं। ये 2 बार आ गया भाई, केवल और मात्र। पिताजी वापस लौट आए हैं, देखो लौट आए हैं तो वापस की कोई आवश्यकता नहीं है, शब्द होना चाहिए था पिताजी लौट आए हैं, ये भी गलत है। और अनेकों की जगह क्या आना चाहिए था, अनेक। सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। कृष्ण के अनेक नाम है, तो आपने पर्यायवाची में भी देखे थे। किस क्रमांक में सही वाक्य है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, के प्राण पखेरु उड़ गए, शुद्ध वाक्य बनेगा ये गलत है, ये सही है। वह शायद कल गाड़ी से आए, वह शायद कल गाड़ी से आए, बिल्कुल सही वाक्य है। उन्हें 39 पुस्तकें चाहिए, ये देखो यहाँ पर शब्द गलत लिखा है, 39 नहीं होता 39 होता है। क्या होता है, 39, इसका थोड़ा सा ध्यान रख। आपकी अंगुलियां मुझसे बड़ी है, अब देखने में आपको सही लगेगा आपकी अंगुलियां मुझसे बड़ी है। अब क्या अंगुलियां इंसान से बड़ी हो सकती है, शुद्ध वाक्य होना चाहिए था आपकी अंगुलियां मेरी अंगुलियों से बड़ी है, ये भी गलत है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, किस तरह की अशुद्धि है, यानी इस वाक्य में अशुद्धि किसकी है, वाच्य की है, पुनरुक्ति की है, पदक्रम की है या संयुक्त क्रिया की है। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, वाक्य देखो पहले तो इसने कहा है महात्मा गांधी का देश, पहली तो बात देश अकेला महात्मा गांधी का नहीं है, फिर लिखा है सदैव आभारी रहेगा, देश आना चाहिए था यहाँ पर शुरुआत में, लिखा होना चाहिए था देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। तो देखो पद जो लिखना पहले था वो लिखा बीच में, तो शुद्धि भी कौन सी होगी, पद क्रम संबंधी अशुद्धि, वाक्य होना चाहिए था देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है, तुझे भारी दुख है, देखो दुख कभी भी भारी और हल्का नहीं होता, छोटा या बड़ा होता है, तो मुझे भारी दुख है गलत है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, तो पूरी तरह से सही वाक्य है। आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, दीर्घकाय नहीं यहाँ पर आने चाहिए था घने बादल छा रहे हैं। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, देखो कोयल बोलती नहीं है, कोयल का बोलना कहलाता है कूकना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था कूकना, और यहाँ पर आना चाहिए था बड़ा, तो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, सही है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, सही है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, यह भी बिल्कुल सही बात है। कंस की हत्या कृष्ण ने की, देखो पहली तो बात महापुरुष कभी भी किसी की हत्या नहीं करते, क्या करते हैं, वध, तो सही उत्तर होना चाहिए कृष्ण ने कंस का क्या किया, वध, कृष्ण ने कंस का वध किया। अशुद्ध पूछा है तो ये होगा शुद्ध, ये होगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, क्या एक कहानियों में अशुद्धि है, की में है, पुस्तक में है, या ले आइएगा में है। लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़िए, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, तो ध्यान से सुनो, कहानियों की एक पुस्तक लिखना ऐसे था, इसने लिख दिया एक कहानियों की पुस्तक, एक कहानी की कोई भी पुस्तक नहीं आती, जबकि कहानियों की एक पुस्तक आती है, तो अशुद्धि भी किसमें है, एक कहानियों में। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है, आपसे पूछा इस वाक्य में विश्वास है, अकर्मक क्रिया, क्रिया तो है ही नहीं, संज्ञा बतानी है, जातिवाचक नहीं है, गुणवाचक नहीं है, विश्वास एक प्रकार से भाव है, तो विश्वास में संज्ञा होगी भाववाचक संज्ञा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है, पुस्तक में संज्ञा पूछी है, देखो अभी तक आपको किसी भी स्पेशल पुस्तक का नाम नहीं पूछा, पुस्तक पूरी जाति का बोध करवा रही है, तो संज्ञा भी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा।
गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? देखो गांधी, गांधी भले ही एक जाति का बोध करवाता हो, लेकिन यहाँ जो गांधी आया है वो एक पर्सनल व्यक्ति का बोध करवा रहा है जिसे राष्ट्रपिता कहा गया है, और वो व्यक्ति है महात्मा गांधी। तो सही ऑप्शन होगा व्यक्तिवाचक। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक नहीं है, क्रिया से बनी भाववाचक। पढ़ाई भाववाचक है, क्रिया से बनी है, क्योंकि पढ़ क्या है? क्रिया। ना लगाने से क्या बन जाता है? पढ़ना। दौड़ शब्द के साथ ना लगाने से क्या बन जाएगा? दौड़ना। और उत्तर के साथ आई लगाने से क्या बन जाएगा? उत्तर शब्द के साथ ना प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? उतरना। तो सामान्य धातुओं के साथ ना लगाने से क्रिया शब्द की रचना हो जाती है। अब पढ़ना, दौड़ना, उतरना क्या है? क्रिया। लेकिन खटाई देखो, खटाई, खट्टा एक विशेषण है, इसके साथ क्या लगाया है? आई। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खट्टा क्या है? खट्टा एक विशेषण है। सर्वनाम के भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपने पढ़े हैं सर्वनाम। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं भाई। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पहला ही वाक्य देखिए, समान कौन लाएगा, कौन लाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये किसका उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या दोनों ही किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में। आप यहाँ बैठिए, उसमें देरे की कमी है, हम स्कूल जा रहे हैं, तीनों ही किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। जबकि समान कौन लाएगा, इसमें होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द कोई का पूछा है। तो कोई और कुछ, कोई और कुछ का ध्यान रखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त शब्द है। आपको बताया कोई और कुछ, देखो इसमें आ रहा है, वह कुछ खा रहा है, ये अनिश्चयवाचक है। यह मेरी पुस्तक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन जा रहा है, कौन प्रश्नवाचक है। जो पढ़ेगा सो पास होएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन वह कुछ खा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। क्रिया चालू होगी अभी, क्रिया के प्रश्न देखो। क्रिया पहचानने का सामान्य तरीका है क्या और किसको प्रश्न, दोनों में से किसी एक का उत्तर मिले, किसी एक का उत्तर, क्या किसको प्रश्न में से किसी एक का उत्तर मिले तो वो क्रिया सकर्मक होती है। अगर उत्तर वाक्य की शुरुआत में मिले, उत्तर वाक्य की शुरुआत में, उत्तर वाक्य की शुरुआत में मिले तो क्रिया अकर्मक होगी, इसका भी ध्यान रखना। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। सकर्मक क्रिया देखो, बंदर केला खाता है, बंदर क्या खाता है? केला। उत्तर मिला, यही सकर्मक। बाकी में उत्तर नहीं मिलेगा आपको। राधा अभी जयपुर होकर आई है, क्या होकर आई है? किसको होकर आई है? नहीं पता। सांप रेंगता है, क्या रेंगता है? सांप। उत्तर वाक्य की शुरुआत में मिला है, उत्तर वाक्य की शुरुआत में मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। अब मैं क्या करूं, किसको करूं? अपने को उत्तर नहीं मिल रहा, तो बंदर क्या खाता है? केला खाता है, तो सकर्मक क्रिया भी क्या होगी? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है। सीता भोजन बना रही है, क्या बना रही है? भोजन। उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये तो है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लिखी? गीतांजलि, ये भी है। रमेश रोज पढ़ने जाता है, क्या पढ़ने जाता है? नहीं पता। किसको पढ़ने जाता है? नहीं पता। उत्तर भी यही होगा। बच्चा फल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है? फल। यहाँ भी उत्तर है, मिल रहा है। तो अपने पूछा सकर्मक क्रिया नहीं है, रमेश रोज पढ़ने जाता है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है?
फिर से देखो, रामू को दवा पिलाओ, क्या पिलाओ? दवा। उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब है पुलिस ने चोर पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चोर को। उत्तर मिल रहा है। सुधीर कार चलाता है, क्या चलाता है? कार। उत्तर मिल रहा है। मोहन हंसता है, क्या हंसता है? नहीं पता। किसको हंसता है? नहीं पता। तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही थी, क्या हंस रही थी? अपने को नहीं पता। किसको हंस रही थी? हमें नहीं पता। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लो आप। माँ पुत्र को समझाती है, किसको समझाती है? पुत्र को। उत्तर मिल रहा है। मदारी भालू को नचाता है, किसको नचाता है? भालू को। उत्तर मिल रहा है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, क्या बनाए? चित्र। वाक्यों में उत्तर मिल रहा है। इसमें क्या आंसर है? ये नहीं पता। किसको आंसर है? ये नहीं पता। तो अकर्मक क्रिया भी यही होगी। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं। देखो, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। अब उत्तर वाक्य की शुरुआत में मिला है तो अकर्मक क्रिया भी यही होगी। चिड़िया दाना चुग रही है, क्या चुग रही है? दाना। शुरुआत में, बाकी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ उत्तर वाक्य की शुरुआत में मिल रहा है। डंका बजना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में? मुहावरे का प्रश्न आ गया। डंका बजना। डंका बजना, जिस व्यक्ति के नाम का डंका बजते इसका मतलब वो प्रतिष्ठित हो चुका है। इसका सही उत्तर होगा प्रतिष्ठित हो जाना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है, यानी ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है? आंखें खुलना मुहावरा है। कोआ चले हंस की चाल, कोआ चले हंस की चाल मुहावरा नहीं है, यह एक लोकोक्ति है। यानी व्यक्ति अपने गुणों को भूलकर दूसरों के गुणों पर चलता है। अब कोए की चाल भली कैसी है? अगर वो हंस की चाल चल रहा है, इसका मतलब अपने गुण भूल चुका है, दूसरों के ऊपर चल रहा है। तो कोआ चले हंस की चाल एक लोकोक्ति है। कान का कच्चा मुहावरा है। अंगारे उगलना भी मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए मुहावरा है। कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप, ये तो आप जानते हो। कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? घी के दीपक जलाना। हाथी पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ है कठोर हृदय। ये आसान प्रश्न है मुहावरों के। एक प्रश्न संधि का है। साधु आचरण का सही संधि विच्छेद होगा। यह वैसे पहले आधा मिले, यण संधि साधु धन आचरण, क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो। अनुज, एक प्रश्न विलोम शब्द का है। अनुज। अनुज जो बाद में जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो, अग्रज। 4 नंबर इसका सही ऑप्शन हो। सिर दर्द का समास है। देखो, सिर से दर्द नहीं है, सिर को दर्द नहीं है, सिर का दर्द नहीं, सिर में दर्द। और सिर में दर्द अधिकरण तत्पुरुष समास में यहाँ पर किस में आएंगे? ये आपकी हिंदी की क्लास थी, तो हिंदी के अच्छे प्रश्नों को लेकर आने का प्रयास किया है। आप इतने प्रश्नों को ढंग से करना। आपका एग्जाम इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द ही बनेगा, तो इनको आप अच्छे से दोबारा देखिए। टेस्ट स्पीड 2 गुना में करके देखिए, पर देखिए जरूर। और इनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को देखते रहें, और नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।